नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद दी है। तो बीजेपी के नेताओं पर कोरोना का प्रहार जारी है। इससे पहले सुशील मोदी और शहनवाज हुसैन भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अब देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी है। मैं लॉकडाउन के बाद से हर एक दिन काम कर रहा हूं और लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं और छुट्टी ले लूं। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं और आइसोलेशन में हूं। ट्वीट करके खुद देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवा और उपचार ले रहा हूं, ये लिखा है उन्होंने। जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वो कोरोना का टेस्ट खुद भी करवा लें। सभी लोग अपना ध्यान रखें। तो देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन लोगों से अपील की है जो लोग उनके संपर्क में आए कि वो खुद भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक 4 बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सुशील मोदी और देवेंद्र फडणवीस अब कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और हमारे सहयोगी साकेत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। साकेत, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि पहले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पॉजिटिव आए, शहनवाज हुसैन पॉजिटिव आए, इसके अलावा अब देवेंद्र फडणवीस जो कि बिहार के प्रभारी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी, वो भी पॉजिटिव आ गए। तो बड़ा झटका। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव का जो प्रचार अभियान है वो लगातार जारी है। तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के 4 से 5 बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो जाना उनका, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 28 तारीख को है और उससे पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है उसे समेटना है। तो निश्चित तौर से ये 4-5 नेता जो हैं वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, जिसमें सुशील कुमार मोदी हैं, देवेंद्र फडणवीस आज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले मंगल पांडे, शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, ये तमाम ऐसे नेता हैं, पार्टी बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए झटका है। और आप देखिएगा कि लगातार पिछले जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और जब कोरोना का जो शुरुआती दौर था, उस समय भी बीजेपी में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग मिले थे। तकरीबन 70 से 75 नेता जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोरोना हुआ था उस समय, और बिहार के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्हें भी कोरोना हुआ था उस समय। तो अब चूंकि चुनाव प्रचार अपने सबाब पर है, ऐसे में पार्टी के इन नेताओं का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, चूंकि सभी लोग घर में आइसोलेट है, तो निश्चित तौर से ये परेशानी की सबब है। यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से लगातार हर रोज बड़ी तादाद में ये नेता लोगों से मिलते हैं और जिस तरह से रैलियां भी हो रही है और रैलियों के दौरान भी बड़ी भीड़ जुट रही है सभी नेताओं के, ऐसे में एक खतरा अभी भी बना हुआ है कि अचानक से कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के मामले जो हैं बढ़ने शुरू हो जाएं लोगों के बीच भी। देखिए, बिल्कुल है, इसमें कहीं से भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि आप लगातार देखिए रैलियां, चाहे वो तेजस्वी की रैली हो, चिराग पासवान अभी निकले हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं की भीड़ की सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। और ये तमाम लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाता है, निश्चित रूप से नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और लगातार हम आपसे अपील भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद साकेत इस जानकारी के लिए। गोपालगंज आपको सीधे लिए चलेंगे, जहां पर स्मृति ईरानी बोल रही हैं। एक नौजवान कार्यकर्ता, सामान्य परिवार, भारतीय जनता पार्टी में सपना देख सकता है कि वो संगठन की ओर से पार्टी का पदाधिकारी, पार्टी का उम्मीदवार बने। गरीब और सामान्य परिवार के लोग भाजपा के संगठन का हिस्सा बनकर ये विश्वास रख सकते हैं कि अपने पुरुषार्थ से
वो समाज कल्याण और राष्ट्रहित में काम कर सकते हैं। और यही समाज भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इसी शैली को देखते हुए साल 2013 में एकजुट हुआ और इस समाज ने कहा कि देश की बागडोर एक गरीब मां के बेटे के हाथ में डालनी है और आप सबके आशीर्वाद से आपने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक घोषित करवाया। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब नरेंद्र भाई को आप सबका आशीर्वाद मिला था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने दुस्साहस करके सार्वजनिक घोषणा की थी कि एक गरीब चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। देश के साथ साथ बिहार की जनता ने भी कांग्रेस के उस घमंड को चकनाचूर किया था और एक गरीब मां के बेटे को, सामान्य परिवार के बेटे को जनता की सेवा करने का मौका दिया। आज विक्रम में भी वही परिस्थिति उत्पन्न हुई। एक तरफ आजादों की पार्टी और दूसरी ओर एक सामान्य परिवार का बेटा। निर्णय विक्रम की जनता को लेना होगा कि जनमानस की सेवा कौन करेगा। वो जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ या वो जिसने गरीब मां का आशीर्वाद प्राप्त करके आज अपने सामर्थ्य से अपनी उम्मीदवारी जनता के मध्य में सुनिश्चित की। ये निर्णय आपको लेना होगा। तो पटना के बिक्रम में चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं स्मृति ईरानी और जनता से अपील करती हुई कि एनडीए को जिताएं। चलिए कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में किसकी बहार आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव के लिए समर्थन मांगने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे। तेजस्वी के साथ लवली आनंद भी मंच पर मौजूद रहीं। हालांकि चुनावी मंच पर मौजूद किसी भी नेता ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा और ना ही कोई मास्क पहने नजर आया। ललन यादव को जिताने की अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार पर मुहर लगाई जाएगी। सरकारी नौकरी लगेगा तो हमारे नौजवान के अफसर जगह बिहार भी हो जाएगा। बाबू जी लोग का, मातानी का, बुढ़ापा का सहारा बनेगा, इलाज करना पड़ेगा। फॉर्म जब भरेगा तो 500 रुपये लगेगा ना, माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाने का जो भाड़ा वो माफ कर देंगे। बुजुर्ग लोग हैं दीवार के किनारे बड़ी उम्मीद और आशा के साथ देख रहे। बताइए वो वृद्धा पेंशन मिलता है समय पे? हमारी सरकार रहेगी तो समय पे मिलेगा और 400 वृद्धा पेंशन को 1,000 रुपये। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों ने घोषणा पत्र के नाम पर अपने अपने तरीके से चुनावी वादे किए हैं। ऐसे में सवाल है कि पूर्व में जनता से किए गए वादे जो घोषणा पत्र में शामिल किए जाते थे वो अब गायब क्यों हैं? क्या जनता की नजरों में सियासत के घोषणा पत्र की मौत हो चुकी है? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रण जितना नेताओं के लिए अहम है उतना ही अहम जनता के लिए भी है। नेताओं के वादे इन दिनों शोर में तब्दील हो चुके हैं। वोटर को रिझाने की मानो होड़ सी मची है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वादे कर रही हैं घोषणा पत्र के नाम पर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि कल तक सत्ता के लिए सियासी पार्टियों की पहचान मानी जाने वाली घोषणा पत्र नाम का शब्द ही इस बार के चुनाव से गायब है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी अपने अपने तरीके से चुनावी वादों की फहरिस्त जनता के सामने रख रहे हैं। बिहार के 7.25 करोड़ मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने चुनावी घोषणा पत्र को अलग अलग नाम दिया है। बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र, जिसमें 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प का जिक्र है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 2020 से 2025 का रोड मैप बताया गया है। साथ ही कोरोना वायरस की मुफ्त वैक्सीन का वादा भी किया गया है। तो वहीं जेडीयू ने 7 निश्चय पार्ट 2 के नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार बनाने का लक्ष्य है। युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण का संकल्प है। हर खेत तक सिंचाई का पानी और समृद्ध गांव का वादा किया गया है। विकसित शहर, सुलभ संपर्क और स्वास्थ्य पर भी जोर है। वहीं आरजेडी का हमारा प्रण है इस बार का घोषणा पत्र, जिसमें बिहार से बेरोजगारी दूर करने का संकल्प लिया गया है। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा है। सरकार बनते ही कैबिनेट का पहला फैसला नौकरी का होगा, ये कहा गया है। तो कांग्रेस ने अपने बदलाव पत्र 2020 में 10 लाख नौकरियां, कृषि कर्ज माफी की बात कही है। साथ ही 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, साथ ही बिजली बिल में 50% छूट का भी दावा है। तो एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को प्रमुखता दे रहा है। बिहार की अस्मिता पर पार्टी ने जोर दिया है। विजन में 4 लाख से ज्यादा बिहारियों के विचार लिए जाने का दावा किया गया है। जबकि आरएलएसपी का वचन पत्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दे रहा है। हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलने की बात कही गई है। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन, साथ ही हर 2000 की आबादी पर गांव क्लिनिक और शहर में वार्ड क्लिनिक खोले जाने का वादा है। जन अधिकार पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र भी है, जिसमें हर वर्ग से डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है। संविदा की जगह सीधी नियुक्ति का वादा किया गया है और वादा नहीं पूरा करने पर 6 महीने में इस्तीफे की भी बात कही गई है। जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपने संकल्प पत्र में 5 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया है और कॉमन स्कूल सिस्टम और कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात कही है। तो सियासी पार्टियां आखिर घोषणा पत्र वाले शब्द से परहेज क्यों कर रही हैं? इसका मतलब चाहे जो हो, सियासतदानों की नजरों से देखें तो इसके कुछ और भी मतलब है। जैसे वादों को घोषणा पत्र की शक्ल देने से परहेज करना रणनीति का हिस्सा हो सकता है। संकल्प, विजन, निश्चय जैसे शब्दों का चयन जानबूझकर किया गया, क्योंकि नेताओं को लगता है कि चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो फिर जनता क्या कहेगी। पहले के वादे पूरे नहीं हुए, अब आगे की क्या उम्मीद है? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनसे बचने की कोशिश सियासी पार्टियां करती नजर आ रही हैं। भले ही जनता की नजरों में घोषणा पत्र की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए बहस बिहार की।